औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के डिस्कशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही मशहूर किताब जो इंग्लिश में शाया हुई 1989 में और दुनिया में उसकी 25 मिलियन कॉपीज़ फ़रोख्त हुई और लास्ट 30 ईयर्स से ये बेस्ट सेलिंग बुक्स के अंदर जो आ रही है। और इस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल और इसके ऑथर और जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है स्टीफन आर कोवे। इस जो बुक है इसकी मैं समरी या खुलासा या जो तमाम मेन पॉइंट्स हैं मैं कोशिश करूँगा आपके साथ डिस्कस करूँ। और ये बुक जो थी इसके जो पेजेस हैं वो हैं 432 इसके टोटल पेजेस हैं और 4 पार्ट्स हैं इस बुक के। और मैं इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आपके साथ इसको डिस्कस कर लूँ। तो बुक में जो पहला पार्ट है सबसे पहले उस पार्ट के अंदर जो ऑथर हैं इस बुक के वो डिस्कस कर रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट को। जो 7 हैबिट्स हैं जो हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में होती हैं उनको डिस्कस करने से पहले फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस कर रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट। मैं इस बात को एक्सप्लेन कर दूं एक एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद फिर मैं अपने हैबिट्स वाला टॉपिक के ऊपर आगे मूव करूंगा। पैराडाइम शिफ्ट या पैराडाइम का मतलब ही होता है द वे यू लुक द वर्ल्ड, या जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं, आपका व्यू पॉइंट, उसको हम कहते हैं पैराडाइम। तो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब ये है कि आप जिस निगाह से दुनिया को देख रहे हैं या जिस तरह देख रहे हैं वो व्यू चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसके लिए इस दुनिया में आना और रहना और लज़्ज़त उठाना यही सब कुछ है और उसके ख्याल में बस इंसान आया और मर गया, उसके बाद बात ख़त्म और उसने लाइफ को एंजॉय करना है, नफ्स की लज़्ज़त उठानी है, इसके अलावा और उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक तो पैराडाइम है ये, यानी कि वो इस दुनिया को एक लुत्फ़ उठाने की जगह समझ रहा है, वो इस दुनिया को अय्याशी करने की या एंजॉय करने की जगह समझ रहा है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू है ये। इसके मुकाबले में दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में शाद फरमाया जो हम मुस्लिम्स हैं या आपका और मेरा होना चाहिए या है, वो ये है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बहुत ही बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है तमाम चीज़ों की। खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात तख्लीक की। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें मुब्तला करे, तुम्हें टेस्ट करे और ये देखे कि तुम में से अच्छे अमल जो है वो कौन करता है। तो जो दूसरा पैराडाइम है या जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है। ऑब्वियसली इन दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट पैराडाइम्स रखने वाले लोगों के ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे नहीं हो सकते। तो सबसे पहले वो ये बात डिस्कस कर रहा है कि हर वो बंदा जो इफेक्टिव रहा, जो सक्सेसफुल रहा, जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया, कुछ ज़माने को दिया, इस शख्स का पैराडाइम, इस शख्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था लाइफ के मुतालिक, दुनिया के मुतालिक, एग्जिस्टेंस के मुतालिक, वो आम सोसाइटी से हटकर था, इनसे डिफरेंट था, इनसे बेटर था। तो सबसे पहली बात तो है ये कि हमें अपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर वो डिस्कस करता है उन हैबिट्स को, पहली हैबिट और दूसरी हैबिट, जो 7 हैबिट्स वो डिस्कस करने जा रहा है। इसमें सबसे पहले हैबिट जिसको वो डिस्कस कर रहा है उसको नाम देता है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव, और प्रोएक्टिव के मीनिंग भी वो खुद दे रहा है। प्रोएक्टिव को वो एक्सप्लेन कर रहा है इस तरीके से कि आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, इसमें आपका एक सर्कल ऑफ कंसर्न है, यानी जिन चीज़ों से आपको ताल्लुक़ है, जिनसे आपका वास्ता है, जिनमें आपकी दिलचस्पी, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। उनको ये कहता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि जिन पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जिन पे असर अंदाज हो सकते हो। और सेकंड चीज़ है सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी कि वो चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल से बियॉन्ड है। वो चीज़ें जिनसे आपका ताल्लुक़ होता है, जिनके आप केयर करते हैं, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। वो ये कह रहा है कि जो सक्सेसफुल पीपल हैं, हाईली इफेक्टिव पीपल हैं, वो अपनी एनर्जीज, अपना फोकस उन चीज़ों पर डाइवर्ट करते हैं, उन चीज़ों पर मरकूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्कल ऑफ
इन्फ्लुएंस, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है उन चीज़ों के ऊपर वो अपनी ताकतों को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। इसी तरह इसी आदत को डिस्कस करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी जो प्रॉपर जो डिफाइन कर रहा है, जिसे डिस्कस कर रहा है, वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस की टर्म आपके लिए हो सकता नहीं हो, मैं इस टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा इवेंट, ऐसा वाकया जो आपको रद्द अमल देने पर मजबूर करे, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं रास्ते में गाड़ी में ड्राइव करते हुए, कुछ ज़रा सी यानी कि चीज़, अनकंफर्टेबल चीज़ हैपन होती है आते जाते ड्राइव करते हुए, कोई शख्स आपको गाली दे देता है। अब उसने गाली दी, ये स्टिमुलस है, क्योंकि इस गाली ने आपके अंदर रद्द-ए-अमल देने का जज्बा पैदा किया, आपको रिएक्ट करने के लिए मजबूर किया। अब मुसन्निफ ये कह रहा है कि प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं कि जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी स्टिमुलस की वजह से, जब उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है तो वो कंट्रोल्ड होता है, वो सोच समझ के करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने आपको अब्यूज़ किया, गाली दी, आपके पास दो मेन ऑप्शंस हैं। नंबर फर्स्ट, उसको गाली दें, उससे लड़ना शुरू कर दें। सेकंड ये है कि उसको दरगुजर कर दें और सब्र से काम लें। ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। तो मुसन्निफ ये कह रहा है जो प्रोएक्टिव पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो जब भी कोई स्टिमुलस अकर होता है, सोसाइटी से जब भी कोई स्टिमुलाई या स्टिमुलस वो रिसीव करते हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो कैलकुलेटेड होता है, वो रैंडम रिस्पॉन्स नहीं करते। इसका मतलब वो सोच समझ के रिएक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं। सो पहली हैबिट के अंदर मैंने इस बात आपसे डिस्कस कर ली, बी प्रोएक्टिव मैंने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इस बुक के पार्ट 1 में, जो सेकंड हैबिट डिस्कस कर रहा है वो है बिगिन विद एन एंड इन माइंड। यानी कि जब भी आप कोई सफ़र शुरू करें, जब भी आप कोई चीज़ तय करें, आप कोई चीज़ अपने लिए कमिट करें, तो उसका एंड रिजल्ट आप क्या चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव आपके जहन पे क्लियर होना चाहिए। आप चाहते क्या हैं ये आप पे क्लियर होना चाहिए। और वो कह रहा है कि जो आप लाइफ से चाहते हैं उसको आप लिख कर रख लें, इसको कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। इस बात को भी लिख लें, प्लस उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव या मकसद या गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, अकम्प्लिश क्या करना है, उसको भी आप लिख के रख लें। और इस चीज़ को अपने सामने रखकर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करें और अपनी लाइफ को डायरेक्शन दें। सो दूसरी हैबिट जो थी वो उसने डिस्कस की। फिर दूसरी हैबिट में वो एक बात डिस्कस कर रहा है कि दो किस्म की रियलिटीज़ होती हैं। एक रियलिटी होती है माइंड में एग्जिस्टेंस, एक होती है फिजिकल आउटसाइड आपके माइंड। जब तक कोई चीज़ आप माइंड में प्लान नहीं करते तब तक आप फिजिकली कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकते, कोई चीज़ बना नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक घर बनाना है तो सबसे पहले आप जहन में उसका नक्शा बनाएंगे, उसके फीचर्स डेवलप करेंगे, उसके मुतालिक डिसाइड करेंगे क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह का होगा, फिर आप उसको प्रैक्टिकली डेवलप करेंगे और बनाएंगे और अमली जामा पहनाएंगे। अगर आपके जहन में कोई प्लानिंग नहीं है, आपके जहन में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई उसका पाथ नहीं है, तो आप उसको अचीव करने के लिए अपनी एनर्जीज को यूज़ नहीं कर सकते। और ऑथर ये कहता है कि वो लोग जिनके जहन में कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव लाइफ का नहीं होता, वो लोग हालात के रहमो करम पर होते हैं। फिर हालात जिस तरफ ले जाएं वो चले जाएं, क्योंकि उनका अपना कोई कमिटमेंट, अपने को अज़म, अपनी कोई सोच नहीं है। सो हर शख्स का ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर मैं उस बुक से हटकर साइड पे बात कोट करता चलूँ कि फॉर अस हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए कि हमारी इस ज़िंदगी से अल्लाह करीम खुश हो जाएं, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो हमारे आका अलैहिस्सलाम की जहाँ तक मुमकिन हो सके सुन्नत की इत्तबा और अल्लाह के ज़िक्र की कसरत इस्तिकामत। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए और हमें इस चीज़ को सामने रख के अपने तमाम चीज़ों को प्लान या ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब मैं चलता हूँ थर्ड, जो थर्ड पार्ट है इस बुक का, उसके अंदर वो डिस्कस कर रहा है हैबिट नंबर 3, 4 एंड 5। सो हैबिट नंबर 3 जो है उसमें वो कह रहा है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप पहले नंबर पे रखेंगे, सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको आप सेकंड नंबर पे। सिंपल वर्ड्स में वो कह रहा है आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। आपने अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके आपने टाइम को मैनेज करना है। और वो कह रहा है टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। जो बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है, इन अदर वर्ड्स वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है। लिहाजा जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, जब आपको पता होगा आपने क्या बनना है,
किस तरह बनना है, उसका पाथवे आपके सामने क्लियर होगा, तो फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी डेली रूटीन में प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, और आप उनको प्रायोरिटाइज करेंगे और बाकी चीज़ों को उनके बाद आप रखेंगे। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटीज़, और फ्रेंकली टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी जितनी भी इसके ऊपर डिस्कशन कर ली जाए उतनी ही कम है। एग्जाम प्रायोरिटीज़ के अंदर हमारी यही प्रायोरिटी होगी, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें अगर अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश चाहिए, अपनी आखिरत संवारनी है, दुनिया भी संवारनी है, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, मेरे ख्याल में उसके अलावा हम सबको होना चाहिए और होता है। जो फोर्थ हैबिट है उसका ताल्लुक आपके अपने ज़ात से नहीं है। जो पहले 3 हैबिट्स थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनका ताल्लुक हमारी अपनी पर्सनैलिटी से है। जो चेंजेस हमने खुद में लाने हैं या जिन चीज़ों को खुद में इंप्रूव करना है, वो पहले 3 चेंजेस थी, पहले 3 हैबिट्स थी। बी प्रोएक्टिव, कीप एन एंड इन माइंड, और उसके बाद प्रायोरिटीज और टाइम मैनेजमेंट। जो फोर्थ और फिफ्थ जो है हैबिट है उसका ताल्लुक सोसाइटी के साथ है कि आपने लोगों के साथ कैसे डील करना है। वो ये कह रहा है फोर्थ हैबिट के अंदर जो चौथी हैबिट है उसमें हमें बता रहा है कि थिंक विन विन, कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, हर बंदे के अपने मफादात हैं, हर बंदे के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर बंदे के अपने नेचर हैं, अपने ख्यालात हैं। तो आपने जब इंटरेक्ट करना है तो आपने थिंक विन विन सोचना है, यानी कि आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ मेरा फ़ायदा हो जाए, चाहे दूसरे वाले का नुकसान होता तो होता रहे। कहता डोंट थिंक, आपके थिंकिंग, आपके इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आपका भी नुकसान ना हो और दूसरे का नुकसान भी ना हो। विन विन अप्रोच को बताने के लिए एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जो बुक्स में दी जाती है। वो क्या है? फॉर एग्जांपल, आपके सामने कुछ चीज़, फॉर एग्जांपल माल्टा पड़ा हुआ है, अब 2 बंदे हैं, माल्टा एक है, तो अगर वो आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में डिस्कस करें, हो सकता है वो किसी ऐसे रिजल्ट पे पहुंच जाएं कि दोनों का मसला सॉल्व हो जाए। एक बंदे को हो सकता है उसका जो है फ्रूट वो खाना हो, और एक बंदे को उसका स्कल्प या जो जो क्या कहना चाहिए, जो है सॉरी छिलका जो है वो इस्तेमाल करना हो, या हो सकता है दोनों हाफ हाफ पे राजी हो जाएं। तो ये है विन विन अप्रोच। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि बेस्ट अप्रोच ये है। फिर इसके बाद 3 अप्रोचेज और भी हैं। दूसरी अप्रोच होती है विन लूज। विन लूज अप्रोच क्या होती है कि पूरे का पूरा माल्टा उठा के आप खा जाएं और दूसरे बंदे की बिल्कुल परवाह ना करें कि तुम जाओ भाड़ में। जो थर्ड अप्रोच है वो है लूज विन। लूज विन अप्रोच क्या है कि आपने माल्टा उठा के दूसरे को दे दिया, अगरचे आपकी बहुत ज़रूरत थी या आपको उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसने आपने दे दी। इसे हम कहते हैं लूज विन अप्रोच। और ये अप्रोच उन लोगों की होती है जो एक्स्ट्रा नाइस बनने की कोशिश करते हैं, तो बाज़ का फिर उनको इसकी कीमत पे करनी पड़ती है। फोर्थ अप्रोच जो है वो है लूज लूज, कि ना माल्टा मैं खाऊंगा ना तुम खाओगे, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। ये फूलिश अप्रोच है। तो ये जो 4 अप्रोचेज हैं टू इंटरेक्ट, टू डील, टू रिस्पॉन्ड विद सोसाइटी, इसमें वो कह रहा है जो सफेक्टिव पीपल होते हैं वो दूसरों को भी बेनिफिट देते हैं और ख़ुद भी बेनिफिट लेते हैं। जो खुद सारा बेनिफिट उठाना चाहेगा उसकी फ्लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो फिफ्थ जो हैबिट है उसका ताल्लुक सोसाइटी के साथ है। वो हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब होता है 1 और 1 11, यानी कि जब 2 बंदे मिलकर काम करते हैं मुत्तहिद होके, इकट्ठे होके, तो वो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीपल यानी कि उसके अंदर बेनिफिट्स आते हैं आपको। तो स्टीफन आर्क ये बता रहा है उसकी ओपिनियन में, और बात ठीक भी है, कि जब लोग इकट्ठे होकर काम करें या एज ए टीम काम कर सकें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे को असिस्ट कर सकें, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकें, तो ये लोग जो हैं बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर लेते हैं। गोया कि ही सेइंग के इकट्ठे मिलकर आपने काम करना है जहाँ जहाँ में आपके लिए पॉसिबल हो। सारा काम खुद ना करने की कोशिश करें, जहाँ दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़े, दूसरे के एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़े, तो यू शुड enjoy the skills and capabilities और capacities of other people। ये 6 हैबिट्स मैंने आपसे डिस्कस की स्टार्ट में। पहले 3 हैबिट्स जो थी वो इंसान की अपनी पर्सनैलिटी से बिलोंग करती हैं। 4, 5th, 6th जो नेक्स्ट 3 हैबिट्स हैं वो डील कर रही हैं कि इंसान ने या जो हाईली प्रोडक्टिव या जो अफेक्टिव पीपल्स हैं वो लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे डील करते हैं। अब है 4th पार्ट, और 4th पार्ट के अंदर
फोर्थ पार्ट से पहले एक हैबिट मैं और डिस्कस कर लूँ, जो फिफ्थ हैबिट है, सॉरी, वो फिफ्थ हैबिट जो है वो मैं डिस्कस नहीं कर सका, वो भूल गया था, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ। फिफ्थ हैबिट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है, वो हैबिट है कि आपने पहले लोगों को सुनना है, पहले उनको समझना है, फिर उनको रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बंदा आपके घर आ रहा हो और आपसे पता पूछने लगे, तो सबसे पहले आप उसको सुनकर ये अंडरस्टैंड करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं कि एग्जैक्टली किस जगह पे खड़ा हुआ है। जब आप उसकी बात समझ लेते हैं, फिर जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, गाइड करते हैं, तो आप प्रॉपरली घर तक आने का रास्ता उसे बता देते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको प्रॉपर लिसन ही ना करें, प्रॉपरली उसको सुने ही ना, और उसके बगैर ही आप उसे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि आप उसको प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकेंगे और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिवली नहीं हो सकेगी और आप जो है प्रॉब्लम का शिकार होंगे। सो जो मैंने हैबिट्स डिस्कस किए आपके साथ, उनमें ये 5वीं हैबिट है, और जो इसके बाद 6th हैबिट थी वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ सिनर्जी के हवाले से। वो बिल्कुल माइन्यूट सी है, बहुत उसमें कुछ चंद लाइनें कहनी थी, लिहाजा उसको मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, तो इट्स ओके। सो जो लिसनिंग के मुतालिक ऑथर कह रहा है कि हम लोग मोस्टली लिसनिंग के आर्ट में बहुत पुअर होते हैं, हमारे लिसनिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते, और वो कह रहा है लिसनिंग के 4 कैटेगरीज हैं। नंबर फर्स्ट, इग्नोरिंग। सबसे पहला इंसान वो है कि जो दूसरी बात को सुनता ही नहीं, उसको बात कहने का मौका नहीं देता, उसे इग्नोर कर देता है। सेकंड नंबर जो इससे बेहतर है वो है प्रिटेंडिंग टू लिसन, यानी कि आप दूसरे को ये शो कर रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं, बट आप सुन नहीं रहे। वो अपनी बात करता जा रहा है, अपनी बात सोचते जा रहे हैं, या जो बात वो कर रहा है आपने पहले से ही जवाब उसका सोच के रखा हुआ है, वो जितना मर्जी बोल ले आप वही जवाब देंगे जो आपने सोचा हुआ है। सो इससे कहते हैं आपका प्रिटेंड टू लिसन, यू आर नॉट लिसनिंग, जस्ट शोइंग कि मैं सुन रहा हूँ। तीसरी जो इसके अंदर कंडीशन, ये जो कैटेगरी है वो है अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग जो है ये एक अच्छी स्टेज है, ये एक अच्छी अप्रोच है। जैसे कि आपने मीडिया पे देखा होगा, जो एंकर पर्सनस हैं या जो लोग मीडिया पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो बड़ा फोकस होके, बड़ा एक्टिव होके, बड़ा अलर्ट होके सुन रहे होते हैं। उसके अंदर वो एक दूसरे से काउंटर क्वेश्चनिंग भी करते हैं, एक दूसरे को प्रॉब भी करते हैं, एक दूसरे की बातों को इंटरप्रेट करने के लिए भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जज भी करते हैं और अपने मौक़िफ़ को बयान करते हैं। इससे हम कहते हैं अटेंटिव लिसनिंग, यानी कि अलर्ट होकर सुनना। सो ये 3 बेसिक अप्रोचेस थे लिसनिंग की। जो 4th अप्रोच है लिसनिंग की, अच्छे लिसनर की, वो है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब ये होता है कि आपने किसी के वर्ब्स को या उसके वर्ड्स को फोकस नहीं करना, बल्कि उसकी कंडीशन में जाकर समझने की कोशिश करनी है कि इस कंडीशन में जाकर मैं कैसा महसूस करता, मैं कैसा फील करता, और आप दूसरे बंदे की एग्जैक्ट कंडीशन या स्टेट ऑफ माइंड या प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, खुद को उसकी जगह पर रख के। तो इसको कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, और ये लिसनिंग की सबसे बेस्ट जो है वो स्टेज कह लें या कैटेगरी कह लें। सो ये हमारी हैबिट्स हो गई 6। अब मैं चल रहा हूँ लास्ट 1 हैबिट पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हैबिट जो है 7th हैबिट, इसको वो नाम देता है शार्पन द सॉ। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर वो ये कहता है कि आपका सबसे बेहतरीन एसेट जिसका आपने ख्याल करना है वो आप खुद हैं। सो आपने खुद का ख्याल करना है, अपनी केयर करनी है, और वो इसमें 4 हेड्स हमें बता रहा है। नंबर फर्स्ट, फिजिकल केयर। वो कह रहा है आपने सबसे पहले खुद को फिजिकली फिट रखना है, एनर्जेटिक रखना है, हेल्दी रखना है, और फिजिकली फिट रखने के लिए सबसे पहले आपकी न्यूट्रिशन, आपकी जो डाइट है, फूड, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और हमें एक कॉमन सेंस की बेस पे बात कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, एक्सेसिव ईटिंग है, उसको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, वो कह रहा है आपका प्रॉपर रेस्ट, और नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज। तो वो रिकमेंड कर रहा है कि 7th हैबिट जो 4th पार्ट में डिस्कस कर रहा है कि आपने अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है। सेकंड, वो डिस्कस कर रहा है कि आप अपने सोशल रिलेशंस और उनकी जो है उसका आपने ख्याल रखना है कि आपके जो सोशल रिलेशंस हैं वो मीनिंगफुल हों, पॉजिटिव हों, गुड इंटेंशन के साथ हों, और आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे के काम आने को तैयार भी हों, और जहाँ ज़रूरत पड़े आप दूसरों से हेल्प ले भी सकें। जो 3rd इसके अंदर उसकी जो हेड है वो है मेंटल। जो 7th हैबिट है जिसके अंदर आपने खुद का ख्याल रखना है, उसमें वो कह रहा है आपने खुद का ख्याल भी रखना है और ख़ुद को कॉन्फिडेंस इंप्रूव भी करना है।
तो उसका ताल्लुक आपकी मेंटल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से आ जाता है। वो ये कह रहा है कि आपने किसी एक जगह पर रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूस लर्न करते रहना है, कॉन्टिन्यूस सीखते रहना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे आका रसूल ने शाद फरमा दिया, इस मुसन्निफ ने क्या बताना है हमें कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। सो इट मीन्स एवरी मुस्लिम इज़ अ स्टूडेंट। हर मुसलमान ताहयात एक स्टूडेंट है, और हमारे सीखने का, लर्न करने का, ग्रो करने का जो अमल है वो किसी भी जगह पे रुकना नहीं चाहिए। सो इसी बात को उसने अपने वर्ड्स में कही, लेकिन वी नो दिस थिंग ऑलरेडी। बल्कि आपस की बात है, जितनी बातें वो कर रहा है वो पहले ही हमें बताई जा चुकी हुई हैं, लेकिन मैं चूँकि इस बुक के हवाले से डिस्कस कर रहा हूँ, मैं लिहाजा इस बुक के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। सो जो फोर्थ चीज़ 7th हैबिट में अपने ख्याल रखने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, जो फोर्थ हेड है वो है स्पिरिचुअल, जिसके अंदर आपका स्पिरिचुअल हेल्थ है, आपने उसका ख्याल रखना है और गिल्ट फ्री लाइफ बसर करनी है। जो ऑब्वियसली मैं तो एज ए मुस्लिम बात करूँगा कि जब हम मुसलमान हैं तो हमें इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी और हमें इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है। सो ये वो 7 हैबिट्स थी जो कि स्टीफन आर कोहे ने अपनी इस बुक हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के अंदर डिस्कस की। उसको मैं दोबारा से विद इन 2 या 3 मिनट्स समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले उसने बात किया था पैराडाइम शिफ्ट, कि आप जिस निगाह से इस दुनिया को देखते हैं उसको आप इम्प्रूव करें, चेंज करें। जो इफेक्टिव लोग होते हैं उनका एक इस दुनिया के मुतालिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सेकंड, वो ये बात कर रहा है कि जो फर्स्ट हैबिट आप अडॉप्ट करेंगे वो बी प्रोएक्टिव है। आप जो स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं, जो स्टिमुलस है जिससे आप में रिस्पॉन्स देने की जो है मोटिवेशन पैदा हो रही है, वो आपका कंट्रोल्ड होगा रिस्पॉन्स। प्लस आप उन चीज़ों को फोकस करेंगे जिस पे आपका कंट्रोल है, जिनके ऊपर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। उन चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे जिन पे आपका कोई कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं है। इसके बाद वो आगे चलता वो बात कर रहा है, सेकंड हैबिट, बिगिन विद एन एंड इन माइंड। आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, इसको आप लिख के रख लें। कैसे बनना चाहते हैं इसके ऊपर भी आप गौर कर लें, इसको भी अगर आप लिख सकें, इसके ऊपर भी आप काम कर सकें तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं आपने अपना एम खुद चूज़ करना है, आपने अपनी वर्ल्ड खुद चूज़ करनी है, आप क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि जो आप जहन में सोचेंगे, जो आप बनना चाहेंगे, उसी के ऊपर आप अमल करेंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप बन जाएंगे। अदरवाइज आप हालात के रहमो करम पे होंगे। सो जो थर्ड हैबिट है उसमें वो बता रहा है कि आपने प्रायोरिटाइज करना है अपनी चीज़ों को, टाइम को मैनेज करना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप पहले करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बाद में। और इसका ताल्लुक हिकमत के साथ है। ये मोमेंट टू मोमेंट ये चीज़ें आप कॉमन सेंस की बेस के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। फोर्थ हैबिट जो है विन विन अप्रोच। विन विन का मतलब यह है कि आपने लोगों से ऐसे बिहेव करना है कि दूसरों का फ़ायदा भी हो, अपना फ़ायदा भी हो। बाकी अप्रोचेस भी थी वो मैंने बता दी हैं आपको, टॉप मोस्ट ये वाली है, आपने इस तरीके से लोगों से बिहेव करना है। फिफ्थ हैबिट है वो ये था कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द पीपल देन रिस्पॉन्ड। पहले आप लोगों को समझाने का, अपनी बात कहने का मौका दें और उसके बाद आप उनको रिस्पॉन्ड करें। और यू शुड बी गुड लिसनर। अच्छा स्टूडेंट भी वही होता है जो गुड लिसनर हो, अच्छा प्रोफेशनल भी वही होता है जो गुड लिसनर हो। और हमें जब दूसरे को सुनना है, हमें दूसरे को सुनने के बाद रियलाइज़ भी करवाना है कि जो बात तुम समझाना चाह रहे थे मैं समझ चुका हूँ, आई गॉट इट, और अब मैं उसका जो है राय देने लगा हूँ या उसका सलूशन देने लगा हूँ या उस पर अपना इजहार ख्याल कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो हाईली इफेक्टिव पीपल है उनके अंदर ये चीज़ मौजूद होती हैं कि वो प्रॉपरली सुनते हैं, दे आर गुड लिसनर्स। जो लास्ट हैबिट वो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसमें सबसे पहले फिज़िकल, फिर सोशल, फिर मेंटल और एट लास्ट स्पिरिचुअल जो है अपना हेल्थ, आपने उसका ख्याल रखना है। तो इसमें जो 7 हैबिट्स डिस्कस की, इसके एंड पे मैं एक और बात आपके साथ शेयर करता चलूँ जो ऑब्वियसली बुक में तो नहीं है लेकिन जो मेरे नॉलेज में है, जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं शेयर कर लेता हूँ कि इन्होंने जो ऑथर है इसने कहा था थर्ड हैबिट में कि आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। तो वो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट हर इंसान की अपनी हो सकती है, लेकिन जिस लिस्ट के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ वो मैं शेयर कर लेता हूँ। टॉप प्रायोरिटी किसी भी इंसान की, किसी भी मुसलमान की, इट हैज़ टू बी गॉड, अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए, उसके अहकामात की तामील, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, उसकी कसरत, आका अलैहिस्सलाम सुन्नत की इत्तिबा,
कुरान को अंडरस्टैंड करना एज ए मुस्लिम ही हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हेल्थ, वो सेहत है। यानी कि आप अपना सेहतमंद होंगे तो आप सारे काम ऐसे तरीके से कर सकेंगे। थर्ड प्रायोरिटी हमारी फाइनेंशियल है, जॉब्स या बिजनेस। और फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो हमारी सोशल रिलेशनिंग या सोशल जो इवेंट्स उनमें पार्टिसिपेट करना या कनेक्टिविटी। तो ये प्रायोरिटीज़ की लिस्ट है जो कि जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ कि इट हैज़ टू बी द लिस्ट ऑफ एवरीबॉडी। ये हर बंदे को इसको जो है वो अपने जहन में इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैंने कोशिश की कि मैं शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इस किताब को आपके साथ डिस्कस कर सकूं। और उम्मीद है कि आप जो कुछ मैंने इसमें कहा इससे आप लाज़मन कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा पाएंगे और आपके अंदर कोई जो है चीज़ इस डिस्कशन से आपके नॉलेज में उम्मीद है कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। सो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने और दूसरों को फैसिलिटेट करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कमी हमेशा रह जाती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता है और लेकिन बाहर चलें जितना भी डिस्कस हो गया। सो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो इन फ्यूचर जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल हुआ और अच्छी बुक्स जो मेरे लिए पॉसिबल होंगी मैं उसकी समरी या उसके मेन पॉइंट्स या उसका खुलासा कोशिश करूँगा आपके साथ उसको शेयर कर पाऊँ, डिस्कस कर पाऊँ। और आखिर में कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीम आपको और मुझे अपना ज़िक्र कसरत के साथ और इस्तिकामत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। यही हमारा ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए और यही हमारा एम होना चाहिए। और अगर हम इसको एक्ट कर जाएं, हम इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर जाएं तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ सक्सेस ऑटोमेटिक इंशाअल्लाह हमें फॉलो करेगी। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के लुत्फ़ व करम से। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।